जब दुनिया बिखर रही हो तो एक कवि क्या कर सकता है भला? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे 20वीं सदी के एक बहुत बड़े कवि W.H. ऑडेन के साथ। एक ऐसे कवि जिन्होंने युद्ध और तानाशाही के उस भयानक दौर में अपने शब्दों को ही अपना हथियार बना लिया था। चलिए उस दिन में वापस चलते हैं। 1 सितंबर 1939। हवा में ना एक अजीब सा तनाव है, एक खामोशी है। खबर आती है कि नाज़ी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया है और बस इसी के साथ दुनिया एक ऐसे महायुद्ध की दहलीज पर आ खड़ी हुई है जो इतिहास का पूरा नक्शा ही बदलने वाला था। उस पल हर कोई जैसे अपनी सांसें रोके हुए था, एक अनजाने भयानक डर का सामना कर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ टूट रहा हो, सारे आदर्श बिखर रहे हों और चारों तरफ बस हिंसा का अंधेरा हो, तो एक कलाकार, एक कवि क्या करे? उसकी भूमिका क्या है? यही यही वो मुश्किल सवाल था जिससे W.H. ऑडेन उस ऐतिहासिक पल में जूझ रहे थे, और इसका जवाब उन्होंने अपनी कविताओं में ढूंढने की कोशिश की। तो इससे पहले कि हम उनकी कविताओं में उतरें, ये समझना जरूरी है कि इस संकट के बीच खड़ा वो इंसान कौन था। मतलब आखिर कौन थे W.H. ऑडेन, और उनके दौर ने उनकी सोच को, उनकी कला को कैसे शक्ल दी। अगर ऑडेन की जिंदगी को देखें तो वो उनके दौर की राजनीतिक उथल-पुथल का एक आईना थी। बिल्कुल, यहाँ देखिए, इंग्लैंड में फासीवाद का उदय हो रहा है और ये उनकी शुरुआती कविताओं में साफ झलकता है। फिर जैसे ही युद्ध शुरू होता है, वो अमेरिका चले जाते हैं और ये उनके काम में एक बहुत बड़े मोड़ जैसा था। एक बात तो साफ है, उनकी जिंदगी और उनकी कविता, ये दोनों कभी भी अपने समय से कटकर नहीं रहीं। तो चलिए अब सीधे चलते हैं ऑडेन की उस कविता पर जो उन्होंने युद्ध छिड़ने के ठीक उसी दिन लिखी थी। सोचिए, ये उस महासंकट पर उनकी पहली सबसे इमीडिएट प्रतिक्रिया थी। ये कविता हमें कहाँ ले जाती है? न्यूयॉर्क के एक बिल्कुल साधारण से बार में। कल्पना कीजिए, एक अकेला इंसान वहां बैठा है और सोच रहा है उस तबाही के बारे में जो हजारों मील दूर अटलांटिक के उस पार शुरू हो चुकी है। ये कितना पावरफुल तरीका है ना? एक छोटे से निजी शांत लम्हे को एक इतनी बड़ी वैश्विक त्रासदी से जोड़ देना। तो इस कविता में ऑडेन सिर्फ जंग की बात नहीं कर रहे हैं, वो उसके असल कारणों की तह तक जा रहे हैं। उनके लिए ये सिर्फ कोई राजनीतिक घटना नहीं थी, नहीं, ये तो एक बहुत गहरी बीमारी का लक्षण था। और ये बीमारी क्या थी? ये थी हमारी सभ्यता की नैतिक नाकामी, इंसान के मन में बसी हुई नफरत और हाँ, इस मॉडर्न जिंदगी का अकेलापन। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ऑडेन यहाँ सिर्फ अंधेरे की बात नहीं करते, वो उम्मीद भी जगाते हैं। एक तरफ वो अंधेरे और बीमारी जैसी इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं, डर और दमन को दिखाने के लिए, लेकिन फिर वो एक रोशनी की किरण भी दिखाते हैं। एक ऐसी किरण जो सच्चाई की है, नैतिक साहस की है, और ये उम्मीद की किरण है, भले ही वो उस वक्त कितनी ही कमजोर क्यों ना लग रही हो। चलिए अब युद्ध से आगे बढ़कर देखते हैं कि ऑडेन ने अपने समय के एक और बड़े संकट को कैसे समझा, और वो संकट था तानाशाही का, अधिनायकवाद का उदय। जरा ये दो पंक्तियां सुनिए, कितनी सीधी और कितनी भयानक है। जब वो हंसता तो सम्माननीय सीनेटर ठहाके लगाते, और जब वो रोता तो गलियों में छोटे बच्चे मर जाते। बस सिर्फ इन दो लाइनों में ऑडेन ने तानाशाही के पूरे डरावने सिस्टम को हमारे सामने लाके रख दिया है। यहाँ ऑडेन का जीनियस देखिए, वो सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सम्माननीय, और वो भी व्यंग्य में, आयरनी के साथ। वो ये दिखा रहे हैं कि कैसे ये मिली भगत ही तानाशाही को पनपने का मौका देती है। वो सेनेटर जिन्हें सम्मानित होना चाहिए था, असल में वो कायर चापलूस निकले। तो सबसे जरूरी बात जो ऑडेन हमें समझा रहे हैं वो ये है कि तानाशाही सिर्फ एक इंसान की गलती से नहीं आती, नहीं, ये तो पूरे समाज की नाकामी का एक लक्षण है। एक ऐसी व्यवस्था जो ताकतवर लोगों की खामोशी पर और आम बेबस लोगों की तकलीफों पर टिकी होती है। तो ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है, और ये वो सवाल है जिससे ऑडेन खुद भी पूरी जिंदगी जूझते रहे कि इतनी हिंसा, इतनी क्रूरता के सामने आखिर कला का, एक कविता का मतलब ही क्या है? क्या फायदा है इसका? देखिए, ऑडेन इस बारे में बहुत साफ थे। उनको पता था कि एक कविता किसी टैंक को नहीं रोक सकती, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन उनका मानना था कि कविता का काम कुछ और ही है, कुछ ज्यादा गहरा है। उसका काम है इंसानी चेतना को, हमारी सोच को जिंदा रखना, सच्चाई को बचा के रखना, और हमें ये याद दिलाना कि हम कौन हैं, खासकर उस वक्त जब लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है।
तो ऑडेन के लिए कला का जो असली असर है ना, वो फौरन नहीं दिखता, वो तो लंबे समय तक रहता है। एक कलाकार, एक कवि चला जाता है, लेकिन उसकी कला, उसकी कविता जिंदा रहती है और आने वाली पीढ़ियों तक लोगों की सोच को, उनकी समझ को आकार देती रहती है। तो चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि 1930s के ये सारे विचार आज के ज़माने में इतने रेलेवेंट, इतने ज़रूरी क्यों हैं। ऑडेन ने जो चेतावनियां दी थीं, वो आज भी हमारे कानों में गूंजती हैं। एक मिसाल देखिए, आज के दौर की एक कविता की ये पंक्तियां जरा सुनिए। ये लाइनें पढ़कर या सुनकर सीधा ऑडेन की याद आती है ना। वही बात कि कैसे सुरक्षा के नाम पर आज़ादी छीन ली जाती है, कैसे पड़ोसी ही पड़ोसी पर नजर रखने लगता है, और कैसे खामोशी, हमारी चुप्पी एक आदत बन जाती है, और यही चुप्पी तानाशाही की सबसे बड़ी ताकत होती है। ऑडेन की ये चेतावनी आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी तब थी। ऑडेन की कविताएं उनके अपने युग का आईना थीं। उन्होंने कविता का इस्तेमाल किया अपने समय के संकटों को समझने के लिए, उन्हें एक आवाज देने के लिए। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आज के युग का आईना क्या है। आज के जो संकट हैं, उन्हें समझने के लिए, उन पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे पास क्या है। हम अपने समय को कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं।